raining heavily in Mumbai. Hello. Welcome, Shobha. Thank you. How are you? I'm good. How are you? I'm good. How are you, sir? Yeah, I'm fine. Thank you. Welcome. Thank you for having me Yeah, here. we're eagerly waiting for you. तो चलिए सर बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में. Sure. आप रेकमेंड क्या करते हैं, रेंट करना या परचेज करना इन मुंबई? मुंबई में मैंने एक चीज़ सुना है कि प्रॉपर्टी का प्राइस कभी डाउन ही नहीं हुआ है. मेरा प्रॉपर्टी का 5x हो गया. कुछ महीने पहले किसी ने मेरे को पूछा था कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब सिल्वर में करना चाहिए. 90,000 तभी प्राइस था उसका पर केजी. मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए कि मैं खुद को फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल पाऊंगी? 2.5 CR अगर आपके पास है, कैसे दैट हाँ यू आर सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. कोई तो एक पूछा था कि मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो कैसे कहाँ इन्वेस्ट करो. तो मैंने उसको बोला यू शुड इन्वेस्ट 20% ऑफ योर सैलरी इनटू सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. स्टॉक का प्राइस जो था 135 रुपीज़ था, जो आज 9,000 रुपये है. मैंने बाटा का स्टॉक लिया था, 200 के आसपास लिया था उसको, जो भी आज आई थिंक 2,000 के आसपास है. आई एम 26 ईयर ओल्ड. मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हूँ एज माई सैलरी. तो हाउ शुड माई इन्वेस्टमेंट्स बी कि मैं 40 तक रिटायर कर पाऊँ? डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आज हम बैठे हैं एक इन्वेस्टर के साथ, एक मेंटोर के साथ और एक ऑथर के साथ, जानने के लिए उनकी स्टोरी, हम सबकी स्टोरी, क्योंकि उनकी जर्नी रही है फ्रॉम बीइंग मिडिल क्लास टू फाइनेंशियली फ्री. लेट्स वेलकम द डायरेक्टर एट क्रिसिल, मिस्टर ब्रेन पारेख. थैंक यू. सर शुरू से शुरू करते हैं. सो हाउ वाज इट ग्रोइंग अप, वेयर डिड यू ग्रो अप, हाउ वाज द फैमिली लाइफ? Basically, I have grown up in a small city of Gujarat, which is Rajkot. I was there with my parents and I had one elder sister. So हम 4 लोग थे फैमिली में. और बचपन थोड़ा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, वो टाइप का ही था. माय फादर वाज लॉयर and he was doing some trading business. So it was like not a luxurious kind of a thing the way we are living right now. सो सर आपकी लाइक पहली सैलरी क्या थी? So basically, I did B.Tech, B Computer Science from LD College of Engineering, Ahmedabad. Okay. उसके बाद कैंपस से मेरा जॉब लग गया था विद टाटा केमिकल्स लिमिटेड. So it was near from my hometown. So basically, I took up that job and the salary was 3,200. उसमें से 200-250 रुपये वो लोग एकोमोडेशन, फूड वगैरह का काटते थे. तो बेसिकली करीब करीब 2,900 वाज माय फर्स्ट सैलरी, आई कैन से. अनइमेजिनेबल. आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कब थी? फादर IPO में बहुत अप्लाई करते थे उस टाइम पे, बिकॉज ही वांटेड टू मेक सम क्विक मनी काइंड ऑफ अ थिंग. बिकॉज IPO में पैसे लगाएंगे, फिर कुछ टाइम के बाद IPO का लिस्टिंग होगा जब भी, और बेच देंगे, मतलब जो थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा. तो फाइनेंशियल नॉलेज फादर से फादर से आ था. रहा है. हाँ, तो फादर वो करते थे, वो देखता था मैं बचपन से. और फिर जब भी मुंबई आया तभी मेरे फादर बोलते थे ओके अभी ये IPO आ रहा है तो उसमें तू पैसा डाल दे, अप्लाई कर करके. तो मैं करता था. तभी तो फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता था, चेक देना पड़ता था, वो सब करना पड़ता था. बट वो बचपन से कर देख रहा था तो करने लगा. और फिर थोड़ा लिस्टिंग होता है तो निकाल देता था. तो जो भी पैसा तो उस टाइम पे मिलता था, मतलब वो वही मेरी इन्वेस्टमेंट मतलब हुआ करती थी. कई बार कैसा होता था कि इन्वेस्ट किया और बाद में मेरे को टाइम, पापा ने बोला होगा आप बेच दो, ओके अभी बेच दो, आपको शेयर लगा है बेच दो. बट मेरे को कई बार वक्त नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ माई जॉब ना, और बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग. सो फिर वो शेयर्स पड़े रहते थे. तो ऐसे करके मेरा थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चालू हुआ. ओह, ओके. सो यू डिडंट नो द कांसेप्ट बैक देन, लेकिन आप या अननोइंगली, मतलब वो Long term बेसिकली लॉन्ग investment. टर्म इन्वेस्टमेंट मेरा चालू हो गया. तो मैं इनिशियल ईयर्स में बहुत ट्रैवल करता था. तो जैसे मतलब गया कहीं बाहर गया, और 6 महीना साल तक रहता था उधर, और फिर बाद में वापस आया. फिर इधर आके 15 दिन 1 महीना इधर रहा, फिर वापस ट्रैवल करता था ओवरसीज. उस टाइम पे तो इंटरनेट इतना वो नहीं था पॉपुलर, सब बैंक सर्विसेज सब ऑनलाइन नहीं थी. जो भी है आपको बैंक में जाके, ब्रांच में जाके करना पड़ता था. तो वैसे बेसिकली शेयर्स जो थे वो पड़े रहते थे और पड़े रहे, मतलब. तो वैसे करके वो धीरे धीरे ग्रो होने लगे, मतलब. कोई एक मैसिव ग्रोथ हुई हो आपके शेयर्स में, वेरी स्मॉल अमाउंट टू हाँ, 10x? काफ़ी हुई है, काफ़ी शेयर्स में ऐसा हुआ है 10x या 20x. अननोइंगली, यू नो.
You did not do it हाँ, so मतलब intentionally. अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो ESOP ऑप्शंस था, शेयर ऑफ स्टॉक ऑप्शन जी. जो था, मैं आईफ्लेक्स में था, तभी मेरे को स्टॉक ऑप्शन मिला था। तो जब भी 2008-9 में स्टॉक ऑप्शन दिया था, तो तभी IPO आया, तभी मेरे कलीग्स जो थे, दे वर सेलिंग इट ऑफ एज़ अ पार्ट ऑफ IPO, दे वर ऑफलोडिंग बिकॉज़ दे वर गेटिंग सम हैंडसम प्रॉफिट। सो बट आई डिडंट सोल्ड इट ऑफ बिकॉज़ मेरे को पता नहीं था एक्चुअली कैसे वो IPO आता है, तो कैसे एज़ अ एम्प्लॉयी आपको शेयर टेंडर करना है। Oh. ओके, तो वो ऐसे अननोइंगली मतलब ऐसा पड़ा था और पड़ा रहा मतलब, तो वो धीरे-धीरे ग्रो होता गया और अभी आज आप देखो तो जो मेरे को आज के हिसाब से अगर बोलूँ, मेरा वो स्टॉक स्टॉक का प्राइस जो था ₹135 मेरे को मिला था, Hmm. जो आज ₹9,000 है। सो दैट इज़ लाइक आई थिंक 70-80 70x. या I'm a 26-year-old. राइट। मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हूँ एज माई सैलरी। तो हाउ शुड माई इन्वेस्टमेंट्स बी, या लाइक कैसा फ्लो होना चाहिए मेरे सैलरी ग्रोथ का, पैसिव इनकम का, इन्वेस्टमेंट्स का, राइट। कि मैं 40 तक रिटायर कर पाऊँ? Take a risk, little bit risk, and invest maybe 20% or 40% into stock. Anywhere between 20 to 40% you can invest. Okay, not stock. I'm saying I am to say different asset class. So say for example 1 लाख में 40,000 मतलब जैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मे बी मोर भी। ओके, इसमें से अगेन आप सोच सकते हो कि मल्टीपल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो मल्टीपल एसेट क्लास जैसे बोले तो एक जो है गोल्ड एंड सिल्वर, दूसरा है म्यूचुअल फंड और तीसरा है इक्विटी। So you can say that out of 40,000, you can invest 5,000 to 10,000 into gold, okay, 5,000 or 10,000 into mutual fund, and 20,000 into stock. Now when you say stock, sometimes मतलब ऐसा लगता है कि अगर एक स्टॉक में डाल दिया और वो स्टॉक गिर गया, ओके, कोई भी रीज़न से वो उसका कुछ हुआ और गिर गया, तो वापस। सो अगेन 20,000 you can do it in two ways. One is that you pick up 2, 3, 4 stocks, okay, and you do it systematic investment plan. So every month you invest into this 4 stock in a staggered manner. So when you do that staggered manner, basically आपका प्राइस जो है वो भी थोड़ा एवरेज आउट हो जाएगा कि आज अभी सेंसेक्स ऊपर है, ओके, तो प्राइस ऊपर होगा, कल सेंसेक्स कोई रीजन से गिर गया अगले महीने, तो वो उसका प्राइस नीचे आ जाएगा, तो आपका एवरेज हो जाएगा। Oh. आप एक ही दिन अगर 100 स्टॉक ले रहे हो, एक ही दिन ले रहे हो, उसका प्राइस ऊपर है और 4 महीने में या 2 महीने में नीचे गिर गया, तो आपका वो वैल्यू कम हो जाएगा। उसकी जगह 100 की जगह आप ये महीने 20 लो, अगले महीने 20 लो, ऐसा करोगे, आप स्टेगर करोगे, तो आपका जो शेयर का प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड भी वही करता है। इफ यू आर रिस्क अवर्स, देन यू कैन जस्ट पिक अप वन some good script, okay, so which is always it is growing kind of a thing. So for example आप देखो तो जैसे जियो फाइनेंशियल है, ओके, सो वो अभी ग्रो हो रहा है, अभी वो कितना उसका 200-150 रुपया था, वहाँ से अभी 300 रुपया हो गया या हो रहा है। फिर हो सकता है पीडीलाइट इंडस्ट्री है, ओके, सो वो कंटिन्यूस ग्रो ही होते जा रहा है, ओके। फिर बाटा हो सकता है, ओके। सो ये 3-4 स्टॉक जो भी आपको थोड़ा तो रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, आप वो करके आप वो चारों स्टॉक का मे बी जितना आपका 20,000 में आता है, कि किसी का 5 लिया, किसी का 2 लिया, किसी का 10 लिया करके आप वो कर सकते हो, एंड यू कैन कंटिन्यू दैट फॉर व्हाटएवर 6 months, year, whatever way, okay, so that is how now you can do your investment. So this is just a suggestion. Again, I am not a financial advisor, and just sharing my views which I share to my kids, okay, so that is what. So anyone who wants to follow this advice, they have to take the advice from the whatever certified financial advisor. सर, आजकल एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी ट्रेंड में है, पैसिव इनकम का। राइट। क्या है, क्या इंक्लूड होता है पैसिव इनकम में? ओके, सो पैसिव इनकम वो है इनकम जो आप जब भी काम नहीं करते हो तभी भी आपको पैसा आ रहा है, okay, so that is a kind of a passive income. Active income is whereby you are actually working, like you are doing a job 9 to 6 or 9 to 9 and you are getting money or salary for that. But passive income is जब भी आप काम नहीं करते हो but still you are getting some income out of that, right? So that is a passive income. So the concept, or rather the objective, net objective of everyone should be that ki my passive income should be greater than active income. Okay, so if you reach that point, then you are financially independent. आपकी आइडियली व्हाट्स द रेशियो, कितना होना चाहिए एक्टिव इनकम टू पैसिव इनकम? आपका जो एक्सपेंस है उसके ऊपर है, ओके, सो आपका एक्सपेंस जो है उससे ज़्यादा अगर आपका पैसिव इनकम है, तो दैट मीन्स कि you are sort of a safe, right? Because if you lose a job, then also you are able to survive with a passive income. सर, इंडिया में बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें अपनी वेल्थ ग्रो करनी है Right. विदाउट एक्टिव ट्रेडिंग, ठीक है? Right. एक्टिवली ट्रेड करने के अलावा वो पैसिव इन्वेस्टमेंट में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं?
ओके, सो सबसे पहले आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. Yeah. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यूज, माय पर्सनल व्यूज, एंड एवरीवन शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट, राइट? आपका पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए 2-3 तरीका है. एक है कि आपको हर महीने आपको कुछ पैसा आ रहा है. ओके, सो दैट इज़ इमीडिएट गेन कि आपको ये मतलब रेगुलरली आ रहा है हर मंथ या हर क्वार्टर जो भी है बोलो. और दूसरा जो है कि आपने इन्वेस्ट करके रखा है विच विल ग्रो टू सम एक्सटेंट और लार्ज एक्सटेंट, सो दैट ना व्हेन you retire or whenever whatever time period, okay, 5 years 10 years down the line, you don't need to worry about it because your investment has grown so much that now that will take care of yourself, right? फर्स्ट पार्ट की जहाँ पे आपको मंथली रिटर्न चाहिए, राइट? तो you can either invest into FD, or you can invest into property, okay, which can give you a rent, or you can invest into dividend yielding fund. Okay, so those some of these strategies are there. So you invest in any of this, you get some amount return, you start getting a return on a monthly basis, right? हर महीने आपको कुछ पैसा आएगा, डिविडेंड आएगा या फिर रेंट आएगा. बट अगेन वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है, राइट? मतलब जैसे रेंट आपको हर महीने चाहिए. So basically in that case you should always look for a investment options whereby ना जो भी undervalued है. Okay, so that is one of the best strategy which you should follow. Undervalued as in? Undervalued मतलब कि अभी वो डार्क हॉर्स है. डार्क हॉर्स बोले तो कि अभी लोगों का नज़र में वो आया नहीं है, बट आपको लग रहा है उसका काफ़ी पोटेंशियल है डाउन द लाइन. ओके, सो जब ये अंडरवैल्यूड है तभी उसका डिमांड कम है. मतलब व्हाट आई मीन टू से, इसका डिमांड कम है. सो डिमांड कम है तो उसका वैल्यू कम रहेगा, करंट वैल्यू कम रहेगा. हम्म. ओके, सो आप ऐसे में इन्वेस्ट करोगे बट इट विल ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक इन 2 years 5 years टाइम, इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली. देन यू विल गेन द बेनिफिट ऑफ वॉट एवर योर इन्वेस्टमेंट, राइट? कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर उसके? श्योर. अभी जैसे प्रॉपर्टी का बात करें फॉर जी. एग्जांपल, ओके, जैसे आज आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है तो मुंबई में करने जाओगे तो 1 करोड़ के से कम तो कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट? बट इफ़ यू बी गो लिटिल बिट फर्दर ना, अवे फ्रॉम मुंबई, अवे इन द सेंस कि थोड़ा आउटस्कर्ट में जाओगे आप, ओके, तो कुछ जो डेवलपिंग एरिया है जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट, नया नया एयरपोर्ट बन रहा है, राइट? तो उसके आजू बाजू में आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो थोड़ा कम प्राइस में मिलेगा. ओके, सो एज ऑफ नाउ इट इज़ कम क्योंकि अभी एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है, फुली फंक्शनल नहीं है, राइट? सो कम प्राइस में मिलेगा. तो वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो वैल्यू अभी करंटली कम होगा, रेंटल भी कम होगा. बट 5 साल के बाद देखोगे तो वो प्रॉपर्टी का वैल्यू मे बी 2x 3x या 4x भी हो गया होगा, Right. राइट? तो वो जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो यू हैव टू स्पॉट राइट नाउ. सेम वे शेयर्स का है कि यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. फॉर एग्जांपल शेयर्स में या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर. ओके, सो सिल्वर का मेरे को पता है, कुछ महीने पहले किसी ने मेरे को पूछा था कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब सिल्वर में करना चाहिए. 90,000 तभी प्राइस था उसका पर केजी. ओके, अभी आज के दिन में वो अभी 1.5 लाख है. ओके, तो आप सोचो विद इन 6 मंथ्स उसका 50% एप्रिसिएशन हुआ है. 6 मंथ या 1 ईयर मतलब है करीब. जैसे मैं मेंटर करता हूँ तो कोई तो एक मेंटी ने मेरे को पूछा था कि मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो कैसे कहाँ इन्वेस्ट करो, तो मैंने उसको बोला था ये एक ऑप्शन. तो बेसिकली इस तरह से कि यू हैव टू सी लिटिल बिट इन द फ्यूचर कि कहाँ जाके क्या डिमांड आएगा, स्कोप है. स्कोप है, जहाँ पे ग्रोथ का स्कोप है वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए कि मैं खुद को फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल पाऊंगी? सी देखिए, मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है, ओके, उससे ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा आपका आना चाहिए मंथली, देन यू विल बी एबल टू लाइक फाइनेंशियली सर्वाइव. बट दैट इज़ नॉट ऑल, बिकॉज आपका इन्फ्लेशन जो है दैट विल ईट इनटू योर मनी. ओके, सो जनरली पीपल से कि इफ़ यू वांट टू रिटायर मे बी डाउन द लाइन, you should have a corpus of 20 times your annual expense. ओके, सो आपका सपोज साल का एक्सपेंस आपका 5 लाख है, तो आपके पास अगर 1 करोड़ है तो दैट मीन्स कि 20 टाइम्स. सो आपका पास एक करोड़ का कॉर्पस है. कॉर्पस व्हेन आई से कि सम असेट्स Net कैन worth? बी या नेटवर्थ या विच कैन बी या विच इज इक्वल टू 1 CR. तो यू कैन से दैट ओके नाउ यू आर comfortable. Okay, assuming 5 lakh का आपका yearly expense, which is difficult in today's world, right? But that is how you should see at it, because of inflation that will keep eating your. For like average population, economic conditions को देखकर, inflation को देखकर, कितना लोगों का annual corpus ये net worth होना चाहिए कि वो खुद को financially free बोल सके? ओके, सो आजकल मैं अगर सपोज अज्यूम करूँ कि जैसे मेट्रो जैसा सिटी है जहाँ पे 1 लाख मंथली एक्सपेंस
with a family of 3, okay, Hmm. family of 3 school going kid, 12 lakh आप पकड़ लो annually, right? Twen- मंथली हाँ, मंथली 1 12 lakh 12 lakh आपका annually. annually expense पकड़ लो, right? हम्म, तो 12 का आप 20 टाइम्स करो तो 2.5 CR अगर आपके पास है बैंक अकाउंट में, तो यू कैन से दैट हाँ यू आर सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, यू कैन इफ यू रिटायर देन ऑल्सो। बट नॉर्मली प्रॉब्लम यही होता है कि लोग जैसे सैलरी बढ़ती है ना, लोग उसका लाइफस्टाइल भी बढ़ाते जाते हैं। हाँ, तो जो सेविंग्स का जो डिफरेंस जो है ना वो सेम ही रहता है कि आज आप 1 लाख का सैलरी है या तो आप 20,000 बचा रहे हो, भी कल आपका 2 लाख का सैलरी होगा तो भी आप लाइफस्टाइल ऐसा बढ़ा दोगे कि आपका सेविंग में भी 20,000 या 30,000 ही होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यू हैव टू मेंटेन सेम लाइफस्टाइल बट यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग इट वेयर इट ग्रोज, ओके। सर इन्फ्लेशन को, इकोनॉमिक कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कितने पैकेज पे वन शुड थिंक ऑफ बाइंग अ हाउस? Very difficult question. Again, I'm not a financial advisor, so difficult to gauge that. But मेरे को लग रहा है कि आपका आजकल तो बच्चों को 10-12 लाख से स्टार्टिंग सैलरी होती है नॉर्मली, ओके। सो इवन विथ 12 लाख ऑल्सो आई थिंक वन कैन स्टार्ट और लुक फॉर हाउस, मे बी स्मॉल हाउस, ओके। सी एक चीज़ जो दूसरी याद रखनी चाहिए कि आपको ऐसा अभी लग रहा है कि आपका सैलरी इज़ नॉट गुड टू बाई हाउस, ओके। वो हमेशा ऐसा ही लगेगा क्योंकि वो इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ता ही जाता है। True. But you have to think about alternatives, which I didn't do it in my earlier years, okay, but I suggest others should do it. Is that ki think about different options. One is that ki borrow money from friends and family, parents वगैरह, okay. Second is that try to take a personal loan, okay, which might be in initial years might be possible maybe, okay. So वो है और तीसरा है कि you try to buy it with someone else together, okay, मतलब with your brother or someone, okay, brother, family members, okay, siblings के साथ, because प्राइस तो बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ने वाली है। सो यू ट्राई टू टेक दिस ऑल्टरनेटिव्स इनटू इट। अभी आपको थोड़ा क्रंच लगेगा, ओके, नॉर्मली दे से कि अभी जब भी लेते हो तभी ईएमआई आपका अराउंड 40% हो सकता है, ओके, दे नॉर्मली दे से कि 40% तक ईएमआई रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो आपका ईएमआई अभी आपको थोड़ा पिंच करेगा, बट आपका तो सैलरी ईयर ओवर ईयर ग्रो होने वाला है, राइट? एग्जैक्टली। तो अभी आपको ऐसा लगेगा, बट वो 1 साल 2 साल में आपका कंडीशन थोड़ा बेटर होने लगेगा बिकॉज़ आपका सैलरी बढ़ेगा तो आपका ईएमआई आपका कवर हो जाएगा, राइट? और आपको दूसरा ये भी देखना है कि आप ईएमआई दे रहे हो, उसके सामने अगर ईएमआई नहीं भरते तो आपको रेंट देना पड़ता था। तो वो True. जो गैप है वो आपको देखना चाहिए कि गैप आपका कितना है और जितना कम कर सकते हो गैप उतना अच्छा है। अगर आप वो सिटी में नहीं रहते हो, ओके, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग से इन अहमदाबाद, ओके, बट यू आर फ्रॉम मुंबई, ओके, then you buy a property in Mumbai, you put it on rent, okay, Okay, and and you can take property on rent in Ahmedabad, right? You continue doing that. रेंट बैलेंस हो जाएगा। रेंट बैलेंस हो जाएगा, हाँ। सो कई बार वो भी होता है कि अगर प्रॉपर्टी आप जब लेते हो तभी वो रेंट जो है इज नॉट सफिशिएंट टू पे द ईएमआई, बट आई एम अश्योरिंग यू इफ यू डू लिटिल बिट कैलकुलेशन विद इन 5 years योर रेंट विल स्टार्ट पेइंग ईएमआई, ओके सर, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 अ मंथ है, राइट? तो आइडियल एसेट एलोकेशन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? At least you should invest 20% of your salary into some kind of a investment, okay. So basically अगर आपका 50,000 है तो you have to keep a objective कि at least मैं 10,000 I invest into some amount of asset class, okay. अगर और पैसा बच रहा है आपके पास और पैसा है तो आप और भी कर सकते हो, ओके, 15,000 भी कर सकते हो, 20,000 भी कर सकते हो, बट 10,000 मतलब 20% यू शुड टारगेट कि 20% मेरा इनकम है वो मेरे को इन्वेस्ट करना है, ओके। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू शुड डू एट अ वेरी यंग एज, ओके। अगर बैचलर की बात करूँ, मैं बैचलर की बात करूँ, ओके, सो आपका 10,000 का रेंट होगा, 10-12,000 का रेंट होगा, यू आर स्टेइंग इन द शेयरिंग मोड, मे बी और 10,000 आपका खर्चा होगा, 10-15,000 और खर्चा होगा, करीब 30,000 मतलब आपका हो सकता है कि आपका जा रहा होगा आउटफ्लो मंथली, राइट? अभी 20,000 बच रहा है, 10,000 का तो आपको टारगेट रखना ही है कि मैं 10,000 आप इन्वेस्ट करूँगा, ओके। और 10,000 जो है आपको देखना है, डिसाइड करना है कि अगर आपको मतलब आपके पेरेंट्स को पैसा देना है कि नहीं देना है, ओके, या फिर आपको लग रहा है कि भाई मेरा 10,000 सरप्लस ही पड़ा है, तो यू कैन आइदर डिसाइड कि भाई मैं उसको इन्वेस्ट करूँ कि अभी बैंक में मतलब मेरे पास कैश ही रखूँ, हाँ, दैट विल बी मोर ऑफ अ इमरजेंसी फंड। तो नॉर्मली जैसे कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसका 3 टाइम्स आपको बैंक अकाउंट में रखना चाहिए बिकॉज ऑफ एनी इवेंचुअल इवेंट, ओके। सो वो केस में आप मतलब आपका मंथली
25,000 या 30,000 एक्सपेंसिव, तो आप लाख रुपए तक अगर बैंक अकाउंट में रख सकते हो या 50,000 तक रख सकते हो, बाकी का आप हो सकता है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ हाउ वी शुड डू इट। सर बहुत सारे लोग काफ़ी गलतियाँ करते हैं स्टॉक में एग्ज़िट करने के टाइम पे, हाँ जी। तो व्हेन टू एग्ज़िट? ओके, सो अगेन उसमें भी वापस 2-3 स्ट्रैटेजी हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। ओके, सो एक जो है कि आप एक गोल के साथ चलो। ओके, कि भाई मेरे को ये स्टॉक में 20% मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो आई विल एक्सिट। ओके, सो काफ़ी लोग वो हिसाब से ट्रेडिंग बोलते हैं उसको कि भाई 15 दिन में या 20 दिन में, 1 महीने में वो ट्रेडिंग कर देंगे, सेल कर देंगे, 20% प्रॉफिट मिला, वापस वो लेके दूसरा स्टॉक में डालेंगे, वापस 20%। ओके, सो अगर वो स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे, ओके, तो साल में भी हो सकता है आप 10 बार ऐसा रोलिंग करोगे पैसा, तो 20% या 10% 15% प्रॉफिट मिला, तो आपका हो सकता है साल में पैसा डबल भी हो जाएगा। सो एक ये स्ट्रेटेजी है। दूसरा स्ट्रेटेजी है कि आप अगर कंपनी अच्छा है, ग्रो कर रही है, कंटिन्यूअसली अच्छा रिजल्ट्स दे रही है, तो यू कैन keep the stock as a long term investment, and you can decide after a 6 months or 1 year kind of a period. Okay, so every year you can decide कि उसका रिजल्ट कैसा आया है इन रिजल्ट्स, वो हिसाब से आप डिसाइड करके आप सेल कर सकते हो या आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कंटिन्यूस क्वार्टर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ अच्छा है तो आप रख सकते हो, एंड विच विल गिव यू अ गुड रिटर्न्स। सो मैं आपका जैसे मेरा एग्जांपल दूँ, तो जैसे कुछ अच्छे स्टॉक लिए थे, जैसे बाटा है। ओके, बाटा का स्टॉक लिया था, तो वो करीब मेरे को याद नहीं है 200 के आसपास लिया था उसको मैंने। ओके, जो अभी आज आई थिंक 2000 के आसपास है। ओके, सो अभी वो मैंने मेंटेन किया, रखा था, तो ग्रो होते गया तो रखा है। तो ऐसा है कि कुछ स्टॉक है जो कंटिन्यूस ग्रो करते जाते हैं, तो उसको आप रख सकते हो। आपके आजू बाजू में देखो, बाटा का शोरूम है, कैसा चल रहा है आपको आइडिया आएगा। आप जो उधर से पास होगा तो पता चलेगा, फेस्टिव सीजन में पास होगा तो पता चलेगा कितना भीड़ है, क्या सेल्स है, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल एयरटेल दे रहा हूँ। ओके, एयरटेल, तो एयरटेल का आगे आज कितने लोग आपके सर्कल में, कितने लोगों के पास एयरटेल का कनेक्शन है, सबके पास। राइट। तो यू कैन फिगर इट आउट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि भाई मार्केट या इकोनॉमिक, जो भी कंट्री का इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या स्टॉक या क्या सर्विसेज इज ग्रोइंग और पीपल आर टेकिंग इट, राइट। सो दैट कैन गिव यू एन आइडिया कि भाई ये लेना चाहिए। सब कॉमन सेंस का खेल है, मतलब ऐसा कुछ कोई फाइनेंशियल रॉकेट साइंस नॉलेज। नहीं है। हाँ। और देखो, मैं भी मतलब ऐसे ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ करता हूँ, मतलब मेरे को टाइम नहीं है कि मैं इतना टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। मैं खाली टेक्निकल एनालिसिस में उतना ही करता हूँ कि ये इसका क्वार्टर ओवर क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा आ रहा है। ओके, और जो मैं न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, बिजनेस न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट दिन में रीड करता हूँ, तो आई जस्ट ट्राई टू इन्फर समथिंग फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर एंड ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। ओके, दैट इज ऑल आई डू, नथिंग एल्स। आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल इन्वेस्टर। नो, आई डोंट हैव दैट मच टाइम ऑल्सो कि भाई मैं दिन का 2 घंटा स्टॉक के पे उसको भी 10 मिनट 15 मिनट लंच टाइम में चाय टाइम पे चला देख लिया वगैरह, बस उतना ही करता हूँ। Sir, your house looks very comforting, very beautiful. It's on the 18th floor in Mumbai. दैट Sir, इज 20th, 2 फ्लोर्स ऑफ पार्किंग। okay, my bad. Is it a rented one or a purchased one? When did you buy your first house? No, so I purchased it. In fact, I'll say that I was a little late on that front also. Yeah, because there was no one to guide me on that front. एंड जिसकी वजह से थोड़ा मतलब लेट हुआ। मैंने 2008-9 में लिया था, बट उसके हाँ, मतलब उसके पहले भी ले सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को फोकस किसी ने दिया नहीं। जो मतलब मैं आज मेरे बच्चों को जो बोलता हूँ वो टाइप से किसी ने मेरे को बताया नहीं, कोई मेंटर नहीं था मेरे लिए जो कर सके। बट सो आई हैव लर्न ऑल थिंग्स हार्ड वे Right. बेसिकली। So, आप recommend क्या करते हैं, रेंट करना या परचेज करना इन मुंबई? सी देर आर डिफरेंट थियरीज। मतलब लोग कहीं बोलते हैं अरे परचेज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वेस्ट है, क्योंकि आप जॉब चेंज करोगे वगैरह वगैरह करोगे करके, तो इसके लिए लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए। बट नेट नेट वही है कि आप कभी ना कभी फैमिली स्टार्ट करोगे। ओके, यू विल गेट मैरिड एंड यू वांट टू सेटल डाउन एट वन प्लेस। सो वो पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा आपको एक प्रॉपर्टी तो लेना ही चाहिए। भले आपका ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं और जाएंगे आप। ओके, हो सकता है कि आज आप बॉम्बे में हो, कल आप बेंगलोर जाओगे, राइट। बट वो प्रॉपर्टी आपका जो है वो आप रेंट पे दे सकते हो। और बॉम्बे में मैंने एक चीज़ सुना है कि प्रॉपर्टी का प्राइस कभी डाउन ही नहीं हुआ है। ओके, जो मैं जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, मतलब हर बार लोग बोलते हैं अरे अभी तो डाउन होगा, बट कभी डाउन नहीं हुआ है, बस ऊपर ही जा रहा है, बिकॉज लिमिटेड स्पेस है वगैरह। हाँ, सो प्रॉपर्टी के लिए वो भी बता देता हूँ कि आपको जो प्रॉपर्टी है वो हो सके वहाँ तक मेट्रो या ग्रोइंग सिटी में ही लेना चाहिए। बिकॉज़ आज जैसे राजकोट जैसा सिटी में प्रॉपर्टी लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, तो उधर वो उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा जितना आपको मुंबई में मिलेगा या बैंगलोर में मिलेगा या मे बी दिल्ली में मिलेगा या पुणे में मिलेगा, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट।
आपने कौन से ईयर में लिया था सर? 2008 में लिया 8 में लिया हाँ। था। अगर उससे कंपेयर किया जाए तो 2025 हाँ। कितना ग्रोथ हुआ है। प्राइस का सो ग्रोथ हो गया 5x हो है गया, रियल 5x एस्टेट में? 5x हो गया, 5x 5x मेरा प्रॉपर्टी का 5x हो गया। बट मैंने बस मिस कर दिया। मैंने उसके पहले अगर 2-3 साल पहले लिया होता तो मे बी इट माइट हैव बीन 10x। तो बेसिकली वही है, प्रॉपर्टी का प्राइस हमेशा बढ़ता ही है और मेरे को हिसाब से लेना ही चाहिए जहाँ पे आप रहते हो, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी लेना चाहिए। हाँ, सो उसमें भी अलग-अलग थियरी है, मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं, "अरे! आई कैन नॉट अफोर्ड दिस प्रॉपर्टी, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट प्रॉपर्टी।" फुल्ली अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट अफोर्ड व्हाटएवर ना 2 बीएचके, 3 बीएचके। बट आप जो भी छोटा प्रॉपर्टी आप लोगे, ओके? जैसे आप अभी 1 बीएचके अफोर्ड कर सकते हो, तो 1 बीएचके ले लो। कल को जब भी आपका सैलरी बढ़ेगा, तब भी आप 2 बीएचके के लिए जा सकते हो। तो अभी हो सकता है कि 2 बीएचके का प्राइस भी बढ़ गया होगा उस टाइम, बट एटलीस्ट 1 बीएचके का भी बढ़ा होगा। तो आपका जो गैप रहेगा, वो गैप विल रिमेन कांस्टेंट ओनली। ओके, राइट, राइट? सो तो वो चीज़ें लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग समझते नहीं है, बोलते हैं अफोर्ड नहीं, बट ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप थोड़ा ऐसी जगह पे लो जहाँ अफोर्ड कर सकते हो, ओके? फिर प्राइस वो सिटी में या जहाँ पे बढ़ेगा, सब जगह एक जैसे ही बढ़ेगा मोर और लेस, राइट? अगर सिटी अच्छा सिटी बॉम्बे सिटी है तो यहाँ पे मतलब आप जैसे 50 लाख का प्रॉपर्टी है, कल 75 लाख होगा, वो आपने 25 लाख का लिया, वो 40 लाख का हो जाएगा। तो आपका गैप तो मतलब मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा, तो मेरे हिसाब से लेना ही चाहिए प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच सर अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, योर स्टार्ट, योर हाइज एंड लोज एंड वेयर यू आर करेंटली। थैंक यू so much. We had the privilege to talk to sir at his home. Thank you for joining us. और भी ऐसे episodes देखने के लिए keep subscribing to IDNI Money and do not forget to like this video. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.